नमस्कार। मैं डॉक्टर भवशेखर, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर, आज आपके समक्ष द्वितीय वर्ष कला राजनीति विज्ञान के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत जापान के संविधान के अंतर्गत जापान की व्यवस्थापिका डायट के संदर्भ में अपने विचार रखने के लिए आपके समक्ष हूँ। विद्यार्थियों, जापान पहला एशियाई देश है जहाँ संसदात्मक व्यवस्था की स्थापना हुई है। एक विद्वान हुए हैं बर्क्स, उन्होंने लिखा है कि जापान की डायट गैर पश्चिमी देशों में सबसे प्राचीन और सबसे अधिक अनुभवी विधायक सभा है। 1889 के मेईजी संविधान के अंतर्गत भी शाही डायट की व्यवस्था थी, जिसके दो सदन थे, पीयर सभा और प्रतिनिधि सभा, अर्थात हाउस ऑफ पीयर्स और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। यह शाही डायट पर्याप्त शक्तिशाली नहीं थी और इसे सम्राट या मंत्रिमंडल पर कोई नियंत्रण प्राप्त नहीं था। लेकिन जापान के वर्तमान संविधान के अनुच्छेद 41 के अनुसार डायट राज्य शक्ति का सर्वोच्च अंग और एकमात्र कानून निर्मात्री संस्था है। जापान के संविधान के चौथे अध्याय में अनुच्छेद 41 से लेकर अनुच्छेद 64 तक डायट की रचना तथा शक्तियों का ही उल्लेख किया गया है। डायट एक द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका सभा है। जापान की डायट का जो प्रथम सदन है या जो निम्न सदन है उसे प्रतिनिधि सदन अर्थात हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स कहा जाता है, जबकि द्वितीय सदन या उच्च सदन को सभासद सदन या पार्षद सभा अर्थात हाउस ऑफ काउंसलर्स का नाम दिया गया है। संविधान के अंतर्गत डायट के साधारण, असाधारण और विशेष अधिवेशनों की व्यवस्था की गई है। साधारण अधिवेशन के लिए मंत्रिमंडल के निर्णय के अनुसार राज्याज्ञा जारी कर दी जाती है। यह अधिवेशन 1 दिसंबर से 10 दिसंबर के बीच किसी दिन अवश्य ही बुलाया जाना चाहिए और साधारणतया यह अधिवेशन 150 दिन चलता रहता है। दोनों सदनों की स्वीकृति से या दोनों सदनों की स्वीकृति न होने पर प्रतिनिधि सदन अपनी इच्छा से अधिवेशन की अवधि बढ़ा सकता है। साधारण अधिवेशनों के अंतरकाल में भी असाधारण अधिवेशन बुलाया जा सकता है। अनुच्छेद 53 में कहा गया है कि दोनों सदनों में से किसी एक सदन के 4 या उससे अधिक सदस्य डायट के असाधारण अधिवेशन की मांग कर सकते हैं। ऐसी मांग की जाने पर मंत्रिमंडल को डायट का असाधारण अधिवेशन बुलाया जाना चाहिए। विद्यार्थियों, जब हम डायट के संदर्भ में बात करते हैं तो हमें डायट के सदस्यों के संदर्भ में भी कुछ जानकारी रखनी चाहिए। संविधान के अनुच्छेद 49 में उल्लेख है कि दोनों सदनों को कानून के अनुसार राष्ट्रीय कोष से वेतन मिलेगा। जो डायट के सदस्य हैं उनको जो संविधान का जो वहाँ का जो राष्ट्रीय कोष है उससे वेतन मिलता है। सदस्यों को अधिवेशन के दिनों में तथा अधिवेशन ना होने पर समितियों में कार्य हेतु प्रतिदिन भत्ता मिलता है तथा कार्यकाल समाप्त हो जाने पर उन्हें पेंशन मिलती है। प्रत्येक सदस्य को अपना अलग कार्यालय तथा सचिव रखने का अधिकार है तथा उसे कार्यालय भत्ता अलग से दिया जाता है। सदस्यों को रेल, बस, समुद्री जहाज में सरकारी कार्य के लिए
यात्रा करने का तीसरे दर्जे का फ्री पास दिया जाता है। उन्हें अपने पद से संबंधित डाक मुफ्त भेजने का भी अधिकार है। जब हम डायट सदस्यों के कुछ विशेषाधिकारों की बात करते हैं तो यहाँ स्पष्ट है कि डायट के सदस्य निर्भयता के साथ कर्तव्य पालन कर सकें, इसके लिए उन्हें कुछ विशेषाधिकार और उन्मुक्तियाँ प्रदान की जाती हैं। अनुच्छेद 50 में कहा गया है कि जब तक किसी कानून के द्वारा कोई अन्य व्यवस्था न हो तब तक सदस्यों को अधिवेशनों के दिनों में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। यदि किसी सदस्य को अधिवेशन प्रारंभ होने के पूर्व ही किसी कारण से बंदी बना लिया गया है तो भी उसे सदन की मांग पर अधिवेशन के दिनों में छोड़ा दिया जाएगा। अनुच्छेद 51 में लिखा है कि सदन में दिए गए भाषण, विवाद और मतदान में भी भाग लेने के कारण वे बाहरी किसी भी सत्ता के प्रति उत्तरदायी नहीं होंगे। डायट का एक सचिवालय होता है जिसका अध्यक्ष मुख्य सचिव होता है। मुख्य सचिव की नियुक्ति डायट के बाहर से की जाती है। वह सरकारी पत्रों पर हस्ताक्षर करता है और डायट की कार्यवाहियों का रिकॉर्ड रखता है। डायट का एक अलग पुस्तकालय भी होता है। संविधान की धारा 56 में कहा गया है कि डायट के किसी भी सदन में तब तक कार्यवाही नहीं की जा सकती जब तक कि सदन की कुल संख्या के 1/3 सदस्य उपस्थित न हों। प्रत्येक सदन में प्रश्नों का निर्णय उपस्थित सदस्यों के बहुमत से किया जाएगा और समान मत आने पर सदन के अध्यक्ष को निर्णायक मत देने का अधिकार होगा। तो यह कुछ व्यवस्था जापान के संविधान के द्वारा डायट के सदस्यों के संदर्भ में और उनके कोरम के संदर्भ में की गई है। विद्यार्थियों, हम जानते ही हैं कि जापान की डायट है वह द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका है, जिसके 2 सदन हैं, प्रतिनिधि सदन और सभासद सदन। पहले हम प्रतिनिधि सदन के संदर्भ में चर्चा करते हैं। विद्यार्थियों, प्रतिनिधि सदन को निम्न सदन, लोकप्रिय सदन या प्रथम सदन के नाम से भी जानते हैं। इस सदन की सदस्य संख्या तथा उनकी चुनाव पद्धति में समय समय पर परिवर्तन हुए हैं। वर्तमान में कुल 500 सदस्य हैं, जिनमें से 300 सदस्यों का वयस्क मताधिकार के आधार पर एकल सदस्यीय निर्वाचन से तथा शेष 200 सदस्यों का आनुपातिक प्रतिनिधित्व की सूची प्रणाली से निर्वाचन होता है, जिसमें दोनों दल अपनी अपनी सदस्य सूची जारी करते हैं तथा जनता सूची पर मत डालती है। जब हम इन सदस्यों के कार्यकाल की बात करें तो प्रतिनिधि सभा के सदस्यों का कार्यकाल 4 वर्ष है, किंतु पूर्व में भी इस सदन को भंग किया जा सकता है। जब हम इस सदन के सदस्यों की योग्यताओं के संदर्भ में बात करें तो विद्यार्थियों, जापान का कोई भी जन्मजात नागरिक वह इसका सदस्य बन सकता है, जिसकी की आयु न्यूनतम 25 वर्ष हो, वह सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर कार्यरत न हो, वह पागल व दिवालिया न हो, वह चुनाव क्षेत्र में कम से कम 3 महीने से निवास कर रहा हो तथा डायट द्वारा पारित कानून के अधीन सदस्यता की शर्तों से वंचित भी न हो। ऐसा व्यक्ति इस सदन के सदस्य के रूप में निर्वाचित होने की योग्यता रखता है। जब हम इस सदन के अध्यक्ष की बात करें तो इस सदन के अध्यक्ष को स्पीकर कहा जाता है। सभी सदस्य मिलकर गुप्त मतदान से इसका चुनाव करते हैं। यह सदन की कार्यवाहियों का शांतिपूर्ण तरीके से संचालन करता है तथा निर्णायक मत देता है। इसके अतिरिक्त एक डिप्टी स्पीकर भी होता है। दूसरा जो सदन है वह सभासद सदन या पार्षद सभा कहलाता है। विद्यार्थियों, द्वितीय, उच्च या वरिष्ठ सदन, इन नामों से भी इसको जाना जाता है। इसकी सदस्य संख्या 250 है। इसमें 250 सदस्य होते हैं, जिनमें से 150 सदस्यों का 46 भौगोलिक क्षेत्रों के आधार पर चयन होता है तथा शेष 100 सदस्य संपूर्ण राष्ट्र द्वारा निर्वाचित होते हैं। मतदाता को 2 मतों के प्रयोग का अधिकार है।
पहला, वह स्थानीय प्रतिनिधि का चयन करता है, इसके लिए वोट डालता है, और दूसरा, वह राष्ट्रीय प्रतिनिधि के चयन हेतु मत का प्रयोग करता है। जब हम इस सदन के सदस्य के कार्यकाल के संदर्भ में बात करते हैं तो विद्यार्थियों, हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि इस सदन के सदस्य का निर्वाचन 6 वर्ष हेतु होता है। प्रत्येक 3 वर्ष पश्चात आधे सदस्य, इस सदन के आधे सदस्य अवकाश ग्रहण कर लेते हैं, अतः यह एक अर्ध स्थायी सदन है। जब हम इस सदन के सदस्यों की योग्यताओं के संदर्भ में बात करें तो हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि इसके सदस्यों के चयन हेतु इसकी योग्यताएं भी प्रतिनिधि सभा के सदस्य के समान हैं। सिर्फ अंतर केवल आयु का है। प्रतिनिधि सभा के सदस्य हेतु जहाँ न्यूनतम आयु 25 वर्ष है, वहाँ सभासद सभा या पार्षद सभा के सदस्य हेतु न्यूनतम आयु 30 वर्ष है। जब हम इसके अध्यक्ष की बात करते हैं तो इसका जो अध्यक्ष है वह सभापति कहलाता है। इसके अतिरिक्त उपसभापति भी होता है, जिनका चुनाव सभी सदस्य मिलकर करते हैं और इन्हें निर्णायक मत देने का अधिकार प्राप्त है। जब हम डायट के शक्ति एवं कार्यों की बात करते हैं तो डायट के जो शक्तियां प्राप्त हैं उनको हम कुछ रूपों में बांट सकते हैं, जैसे कि कार्यपालिकीय शक्ति, विधायी शक्ति, वित्तीय शक्ति, न्यायिक शक्ति। इस प्रकार से सबसे पहले हम विधायी शक्ति की बात करें तो सर्वोच्च एवं एकमात्र विधि निर्मात्री संस्था के रूप में डायट को जाना जाता है। अतः कानून निर्माण एवं संशोधन का कार्य डायट के द्वारा किया जाता है। यह इसकी विधायी शक्ति के अंतर्गत आता है। अर्थात डायट जो है वो विधायन के क्षेत्र में संपूर्ण और सर्वप्रमुख शक्तिशाली है। जब हम इसकी कार्यपालिकी शक्तियों की बात करते हैं तो उसमें प्रधानमंत्री का चुनाव करना, मंत्रिमंडल के आधे सदस्यों के माध्यम से प्रशासकीय दखल रखना, प्रश्न पूछकर अविश्वास प्रस्ताव पारित कर कार्यपालिका पर नियंत्रण रखना, यह इसकी कार्यपालिकी शक्तियों के अंतर्गत आता है। जब हम इसकी वित्तीय शक्तियों की बात करें तो राष्ट्रीय वित्त पर पूर्ण नियंत्रण डायट के द्वारा रखा जाता है। इसके अतिरिक्त बजट को पास करना व राष्ट्रीय वार्षिक आय व्यय पर नियंत्रण रखना यह डायट का प्रमुख कार्य है। इसके अतिरिक्त रक्षित विधि पर नियंत्रण रखना डायट की स्वीकृति से ही व्यय किया जाता है, इस रक्षित विधि के माध्यम से। इसके अलावा सम्राट व उसके परिवारों के खर्चों पर नियंत्रण रखना यह भी प्रमुख वित्तीय कार्य में डायट के शामिल है। जब हम न्यायिक शक्ति की बात करते हैं तो किसी भी न्यायाधीश पर महाभियोग लगाकर उसको नियंत्रण किया जा सकता है, यह भी डायट का प्रमुख न्यायिक कृत्य है। जब हम डायट के अन्य कार्यों के बारे में बात करें तो हमें यह ध्यान देना चाहिए कि सम्राट के उत्तराधिकार के नियम बनाने का अधिकार भी डायट के पास है। इसके अतिरिक्त दोनों सदनों के संबंध में नियम बनाना, सदस्यों की योग्यताओं का निर्धारण करना, यह भी डायट का कार्य है। और सम्राट की जमीन खरीदने बेचने का निर्णय करना भी डायट का प्रमुख कार्य है। इस प्रकार जापान की जो व्यवस्थापिका है उसके काफ़ी व्यापक कार्य हैं। यह डायट के कार्यों का एक संक्षिप्त रूपरेखा आपके समक्ष। धन्यवाद।